हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और खबर यह है कि हांसी के चैनत गांव की धरना कमेटी चंडीगढ़ पहुंच चुकी है, राजधानी पहुंची है। पानी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने कमेटी अपना पक्ष रखेगी। धरना कमेटी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने ग्रामीण पानी का मुद्दा उठाएंगे, जिसके लिए लगातार चैनत गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। लंबे वक्त से पानी की मांग है, समस्या बनी हुई है, और टी लगाने उखाड़ने को लेकर अब यहां पर ग्रामीणों में गुस्से के साथ साथ नाराजगी है। ग्रामीण मुद्दे के समाधान की उम्मीद लेकर अब यहां पर पहुंचे हैं धरना कमेटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के लिए चंडीगढ़ राजधानी पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, और यहां पर धरना कमेटी की तरफ से अपनी मांगे रखी जाएंगी। उम्मीद लेकर आए हैं कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों को सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। ये तस्वीरें टी लगाने उखाड़ने की आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि टी लगाई गई थी और उसके बाद देर रात आकर प्रशासन की तरफ से टी को हटा दिया गया था। इसके बाद से लगातार गांव में तनाव का माहौल है, नाराजगी गांव के लोगों में है, और आंदोलन को आर पार ले जाने की चेतावनी ग्रामीणों की तरफ से भी दी गई। उधर आईजी और एसपी की तरफ से भी साफ शब्दों में कहा गया कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जिन लोगों ने टी लगाई थी, टी कहां से आई, किसकी अनुमति से आई, तमाम तरीके से इस मामले की जांच होगी। हर पहलू को देखा जाएगा। केस भी दर्ज हुए हैं। 6 नामजद के अलावा अन्य खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं और जांच की जा रही है। उधर इसी बीच में एक राहत की खबर यह है कि धरना कमेटी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के लिए पहुंची है। मुख्यमंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है और उम्मीद है कि समस्या का समाधान इस बैठक में निकल जाएगा। तो हांसी के चैनत गांव की धरना कमेटी चंडीगढ़ पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में वो अपनी मांग रखेंगे। पानी की समस्या है। भाखड़ा पाइपलाइन जो हांसी शहर के लिए जा रही है, उसी से टी देकर पानी की डिमांड गांव की तरफ से की गई थी, और इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन 20 तारीख को वहां पर सोमेश नाम के एक शख्स की तरफ से कहा गया कि मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, सरकार की तरफ से भेजा गया हूं, आप लोग आमरण अनशन खत्म करें, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म करें। 5 बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे कि इसी पाइपलाइन से भाखड़ा की जो पाइपलाइन है, अमृत 2.0 जो योजना है, उसके तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसी से चैनत गांव को पानी दिया जाए। और इस आश्वासन के बाद आमरण अनशन खत्म हो गया था, लेकिन धरना जारी रखने का फैसला हुआ। उसी शाम से काम शुरू हुआ टी लगाने का। टी रात भर लगी, सुबह तक लगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, आधी रात को पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और टी को उखाड़ दिया गया, ये कहते हुए कि ये अवैध है। कोई सहमति सरकार और कमेटी के बीच में बनी ही नहीं थी। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से सहज इस वक्त जुड़े हुए हैं। सहज, क्या अपडेट है? चैनत गांव की धरना कमेटी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंची है, फिलहाल अपडेट क्या है? तो बिल्कुल जो है सुबह 9 बजे का समय जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात से मिला था, और जो 9 बजे से पहले जो पूरे गांव के लोग थे, धरने के में जो बैठे लोग थे, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अंदर जो है 9 बजे से जो मीटिंग है चल रही है सीएम हाउस के अंदर, काफी देर हो चुकी है। जो मीटिंग है वो चैनट गांव के जो लोग हैं वो मीटिंग कर रहे हैं सीएम से। और आपको बता दें कि जो उनका पानी को लेकर मुद्दा है, उसको लेकर के जो पिछले काफी समय से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए आए, ताकि अपनी मांग जो है वो रख सके और उसका जो हल है वो निकलवा सके। तो उसको लेकर आज गांव के जितने भी लोग हैं और विपक्ष और पक्ष के जितने भी लोग हैं, सब यहीं पर पहुंचे हैं और अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है चल रही है। क्योंकि पानी की समस्या अगर उस इलाके की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के काफी लोग जो परेशान होते हैं। क्योंकि जो जानकारी मिली है उससे चैनट गांव है, उसमें जो है 5 से 7 हजार लोग जो कम से कम रहते हैं। अगर कागजों की बात करें तो वैसे अगर जो जानकारी मिल रही है कि 10 से 20 हजार लोग की जो आबादी उस इलाके की है, तो जिसको लेकर जो है काफी पानी की परेशानी का सामना लोगों को है करना पड़ता है, और जिसकी
हल के लिए आज वह लोग मुख्यमंत्री हरियाणा के पास जो है पहुंचे हैं ताकि उसका जो हल है वो निकल सके। जी शुक्रिया सहज तमाम जानकारी के लिए। तो हांसी का चैनत गांव जहां पानी की समस्या लंबे वक्त से है, उस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि वहां पर अब हांसी शहर के लिए उसी गांव से होकर गुजरने वाली पाइपलाइन, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा कि इस समस्या का समाधान इस पाइपलाइन से होना चाहिए। जो हांसी शहर को पानी दिया जाएगा भाखड़ा का बरवाला राजली हेड से, उसी से हमें पानी दिया जाए, जिस पर स्थानीय विधायक ने इनकार किया। प्रशासन ने मना किया कि आपको दूसरी पाइपलाइन से 8 या 10 इंच पाइप डालकर उससे पानी देंगे, इससे समस्या का समाधान होगा। लेकिन ग्रामीणों की डिमांड यह है कि उसी भागड़ा वाली पाइपलाइन से हमें पानी दिया जाए ताकि किसी भी तरह कोई किल्लत ना हो। और यहीं से तनाव की शुरुआत होती है। आज मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हो रही है इसी उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री इस मामले का कोई ना कोई हल आज जरूर निकाले। उधर पंचकुला में एचपीएससी अभ्यर्थियों का आमरण अनशन चल रहा है। एचपीएससी अभ्यर्थियों का आमरण अनशन लगातार जारी है। सेक्टर 5 धरना स्थल पर 30 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और आयोग के खिलाफ इनकी नाराजगी भी है। लंबित मामलों के समाधान की मांग पर अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। आमरण अनशन के 7वें दिन सुमन प्रजापति की तबियत अचानक से बिगड़ गई। स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मांगों के समाधान तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। और इससे पहले भी लगातार ये जो मांगे हैं वो उठाई गई इसी जगह से, इसी धरना स्थल से। लेकिन अब मांगे जब पूरी नहीं हुई तो उन्होंने फैसला किया आमरण अनशन का। तो महिलाओं समेत ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें सुमन प्रजापति की तबियत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो बात है कि सरकार को हमारी जान की परवाह नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम यहाँ ना होते। सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। उनको कोई मतलब नहीं है कि हरियाणा का बेरोजगार व्यक्ति मरे या जिए, कोई मतलब नहीं है उनसे। उनका मतलब है बस लोगों का रोजगार छीनना। तो एचपीएससी अभ्यर्थियों का यह आमरण अनशन अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। लेकिन धरना स्थल पर जो लोग बैठे उनमें से कुछ आमरण अनशन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लंबा संघर्ष हो गया है। सरकार से कोई सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं आया। ऐसे में जो आमरण अनशन पर बैठे उनमें से एक अभ्यर्थी सुमन प्रजापति की तबियत अचानक से बिगड़ गई। उनकी हालत को देखते हुए सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ गुरमेल सिंह जुड़े हैं जो इस धरना प्रदर्शन को लीड करें। लंबे वक्त से इन मांगों को सरकार के सामने उठा रहे हैं। धरना प्रदर्शन के जरिए संघर्ष लंबा हो गया गुरमेल, लेकिन फिलहाल क्या आप लोगों की रणनीति है, क्या आप लोगों की मांग सरकार से है? आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग हमारे इस धरने को और हमारी मांगों को प्रमुखता से उठा रहे हो। जो हम आज 176वां दिन है धरने का और आमरण अनशन का 8वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार ने 8 दिन के आमरण अनशन के दौरान ना कोई बातचीत की है और जो अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं ना ही उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा है और ना ही मुद्दे को हल करने की कोशिश की है। जो अभी आमरण अनशन पर बैठे हैं, हम ये इंतजार करके बैठे हैं कि अभी सरकार ने हमारे 175 दिन तक कोई सूद नहीं ली तो हमारे पास यही एक रास्ता बचा था। जो इस समय हमारी प्रमुख मांगे हैं वो 3 मांगे हैं। एक तो जो बीसी सर्टिफिकेट के बहाना लगा करके 440 अभ्यर्थी बैकवर्ड समाज के ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। सर्टिफिकेट का एचपीएससी ने ये कहा कि 23 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक के सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी जो ओपनिंग डेट है एडवर्टाइजमेंट की और जो क्लोजिंग डेट है उसके बीच का। अन्यथा आप जो है इसके पहले का हो या इसके बाद का कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। जबकि इसके पहले ये था आपके पास फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप किसी भी समय जमा करवा दें। और दूसरी बात मैडम, पहले इंटरव्यू के समय तक जो आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई कर लिया जाता था और उनको स्वीकार कर लिया जाता था और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन अभी एचपीएससी का जो रवैया है वो बिल्कुल समायोजित रवैया नहीं है कि लोगों को जो है नौकरी दी जाए,
फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी लोगों को नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। और दूसरा 35% का विषय, मैडम जो 35% का विषय है वो हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसमें चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट वर्ग हो, चाहे बैकवर्ड वर्ग हो, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 175 दिन से, और 8वां दिन आज आमरण अनशन का है, जिसको लेकर सरकार का अभी तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं है, ना ही कोई बातचीत हुई है, ना ही किसी को सरकार ने यहाँ पे हमारा हालचाल पूछने के लिए भेजा है। जी मैडम। चलिए गुरमेल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े, तो कांग्रेस से नवीन केडिया हैं, उन तक उनके जरिए हम बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपने मांगे रखी हैं। रामराजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने भी गुरमेल को सुना होगा, एचपीएससी संघर्ष समिति के सदस्य है गुरमेल सिंह डाबी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि लंबे वक्त से लोग पंचकुला में धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इनकी शिकायत है भाई अब तो आमरण अनशन को भी 8 दिन हो गए, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मेरे भाई की बात भी सुनी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मेरे भाई की बात भी सुनी। जो 35% अंक है मिनिमम, जो शर्त है, वो कैसे हटाई जा सकती है? आप ये बताइए, क्वालिटी से समझौता कैसे होगा? ये टीचर भी लगेंगे इनमें अधिकारी भी लगेंगे, इनमें गस्टेड अफसर लगेंगे, तो क्वालिटी होती है। जो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? जो 35% अंक भी नहीं ला पाएगा वो क्या पढ़ाएगा? वो क्या अधिकारी बनेगा? तो ये तो जरूरी है। और जहां तक बात है और मांगों की, हमारी सरकार ये सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली सरकार है। सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी। जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, को चपड़ासी नहीं लगा था, अब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। आप इतना बताइए शर्मा साहब मुझे, तो क्या अब ये माने, जिस तरह से आप भी बात रख रहे हैं कि इनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी क्योंकि इनकी मांगे ठीक नहीं है, जायज नहीं है? देखो, ऐसा है, मैंने जायज नाजायज वाली तो बात कही नहीं, मैंने 35% वाली बात कही है। हाँ। 35% आप क्वालिटी तो मेंटेन करोगे। जो आदमी 35% भी नहीं ला, पास मार्क्स भी नहीं ला सकता, वो क्या अधिकारी, क्या 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 प्रोफेसर, क्या टीचर, क्या बनेगा? वो आप बताइए। आप हाँ, गुरमेल जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आगे नवीन जी आपके पास में आते। गुरमेल जी, वो कह रहे जब 35% नंबर नहीं ले सकते, फिर तो क्या आप अधिकारी या फिर लेक्चरर बनोगे? कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? मैडम, मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो जिनको ये कह रहे हैं ना कि जो 35% नंबर नहीं ले सकते तो क्या पढ़ाएंगे, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग एचपीएससी ने फेल किए हैं जानबूझ करके, वो लोग 4-4 बार, 6-6 बार, 8-8 बार नेट करके आए हुए हैं, जेआरएफ करके आए हुए हैं, और ऑल इंडिया रैंक में नेट जेआरएफ पास किया हुआ है। और दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैडम, वो ऐसे अभ्यर्थियों को फेल किया है। अगर ये कह रहे हैं कि भी ये लोग 35% नंबर नहीं ले सकते, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है? ये लोग 11-12 सालों से सरकार में हैं, इन्होंने शिक्षा में क्या सुधार किया? फिर ये जब हरियाणा के बच्चों को 35% अंक लेने के लायक नहीं बना पाए, तो ये फिर क्या कर रहे हैं सरकार में बैठे? ये तो पूरी की पूरी कैबिनेट को और पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात, जिस 35% की काबिलियत की ये बात कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी की बात में, क्वालिटी से समझौता नहीं किया जा सकता, तो इनको जो है 12 मई का जो ऑर्डर है माननीय हाईकोर्ट का, वो भी पढ़ना चाहिए, जिस ऑर्डर में इंग्लिश विषय की भर्ती को कैंसिल किया गया, और उसमें ये कहा गया है साफ ऑर्डर में कि जो 35% का क्राइटेरिया है, यानी पूरा जो इस समय एचपीएससी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसको अनएथिकल, इलीगल, यूजीसी के नियमों के मुताबिक नहीं है। और ऐसा कह के माननीय हाईकोर्ट ने उस वैकेंसी को रद्द करने का काम किया है। लेकिन हमारी मांग ये नहीं है कि वैकेंसी रद्द की जाए, हमारी मांग ये है, ये जो पेपर लिया गया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, दूसरा पेपर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए जिस भी विषय में सीटें खाली रही हैं, पोस्ट खाली रह गई हैं 35% नंबर ना आने कारण, इसी पेपर के आधार पर 2 गुना को इंटरव्यू के लिए बुला करके सारी की सारी पोस्ट भरी जाए। हमारी मांग, और सिर्फ ये इसी वैकेंसी के लिए नहीं,
भविष्य में भी इस तरह की कोई गैर कानूनी पॉलिसी HPSC नहीं बना सकती। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि रूल बनाने का काम सरकार का है या फिर HPSC का है? HPSC एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, ना कि कोई वो अपना रूल बना सकती है। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने 2022 में UGC की रेगुलेशन 2018 की वो एक्सेप्ट की हुई है, और कोर्ट ने ये अपने ऑर्डर में ये भी मेंशन किया है, जब आप UGC की रेगुलेशन 2018 की एक्सेप्ट कर चुके हो तो आप उनको साइड में कैसे रख सकते हो, उनको बाईपास कैसे कर सकते हो? इनको ये जानकारी होनी चाहिए बैठने से पहले। मैं मेरे भाई से हाँ रामराज जी, आप पूछना जवाब चाहूंगा। दीजिए, फिर मैं नवीन जी के पास जाती। विपक्ष का भी पक्ष जाना पहले बहुत मैं मेरे जरूरी। भाई से पूछना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा जानबूझकर फेल किया गया, जानबूझकर उन्होंने कोई आपसे बैर विरोध है क्या भाई? क्यों जानबूझकर फेल करेंगे? फिर कोर्ट है, अगर कोई जानबूझकर फेल करेगा कोर्ट है, RTI है, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। हम तो बातचीत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, ऐसा कोई है नहीं। ये तो आपकी अपनी सरकार है, सबकी सरकार है। कहने में होने में बहुत फर्क है। गुरमेल जी आपके पास है कि नवीन जी को एक बार शामिल करते हैं। नवीन जी, आपने दोनों को सुना, गुरमेल जी को भी सुना आपने और रामराज जी को भी सुना। अब जो मांग है, आप बताइए क्या मांग ये जायज है? क्योंकि पक्ष तो ये कह रहा है, सत्ता में बैठे लोग तो कह रहे कि भाई ये मांग ठीक नहीं कि 35% क्राइटेरिया हम कैसे हटा दें। ये तो आपकी गुणवत्ता दिखाता है, जब आप अपने सब्जेक्ट में इतने नंबर नहीं ले पा रहे फिर कैसे नौकरी पर आपको रख लिया जाए? नमस्कार, मेरे साथी को भी नमस्कार, और जो हमारा नौजवान संघर्षशील है उसको भी मेरे नमस्कार। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है संवाद की कमी होना। आपने अड़ियल तरीके से ये कह देना कि 35% जो नहीं लेगा नहीं होगी, तो हम उनसे क्या बात करें? वो बच्चे हमारे क्या बात करें नहीं कहा, मैंने ये कहा था, क्या बात करें, ये बात नहीं कहा। आप गलत क्यों बोल रहे हो? रामराज जी, आपने जो भाव थे वो भाव बताए आपने, ठीक है जी। आप ज्योति हो क्या? भाव कर लेते हो क्या? नहीं करेंगे 35% का क्राइटेरिया गलत है क्या ये है क्या? आपको अपने भाव जो है सही कहते हो या गलत कहते हो? आप बताओ पहले। रामराज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके भाव आपने दर्शाए मैं उनको बता रहा हूँ, ये भाव ठीक नहीं है। घर में बच्चा भी अगर जिद करके बैठ जाए तो भी माँ उसको मनाती है। मेरे भाई पर नियम कानून भी तो होगा, रवैया अपनाया हुआ है, नियम कानून तोड़ दोगे सबके लिए, क्वालिटी भी तो मेंटेन करोगे, गुणवत्ता भी तो मेंटेन करोगे। इतने दिन से बैठे हैं, कल इनके एक बच्ची की हालात खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। आप तो पूछने के लिए भी जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा अड़ियल रवैया। रामराज जी वो कह रहे कि देखिए, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी। नवीन केडिया जी कह रहे कि संवाद होना चाहिए, संवाद की कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। सर, बस हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि इन बच्चों की मांग एक बार सुन ली जाए, एक टेबल पर आइए, बात कीजिए इनको। अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत है, इनकी मांग तो समझाइए कैसे गलत है। चलता क्या तुम्हारे बच्चे ऐसे मीठी मीठी बात करना और करना कुछ नहीं। इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, 8 दिन से ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दिए, बिना खर्चे बिना प्रतीक है। मेरे खराब हो गई, जिसकी 3 सूदी खाली चली गई, कोई कपड़ा भी नहीं लगा था। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा। चलिए रामराज जी, नवीन केडिया जी, गुरमेल जी, आपकी जो वक्त नहीं है, इस चर्चा को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि सरकार इनकी बात सुनेगी और फिर बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकलेगा। हल क्या होगा वो सरकार तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ कागजों का लेन देन नहीं है, बल्कि पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट प्रक्रिया बनने जा रही है। सरकार ने राजस्व सेवाओं को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसके तहत अब रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाएगी। आखिर क्या है इस नई व्यवस्था की खास बातें, दिखाते हैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में।
जमीन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार डिजिटल सुधार कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया स्वतः एक दूसरे से जुड़ जाएगी। जमीन रजिस्ट्री और इंतकाल अब एक साथ। आधार KYC अनिवार्य, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। 24 घंटे में होगा ऑटो म्यूटेशन। किसानों, भूस्वामियों और आम नागरिकों को मिलेगी राहत। भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर लगेगा अंकुश। नई व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा। राजस्व रिकॉर्ड को अधिक सटीक और अद्यतन रखने में मदद मिलेगी। लोगों को कई बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व विभाग की सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत 29 सितंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के लाडवा तहसील से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद 1 नवंबर 2025 से इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया गया। अब दूसरे चरण में कई नई तकनीकी सुधार और सुविधाएं जोड़ी गई हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 दूसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ है और इसके साथ साथ ऑटोमोटेशन उसका भी शुभारंभ किया गया है। मुझे खुशी है, मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 29 सितंबर 2025 को हमने कुरुक्षेत्र के बाबायन से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, जैसा अभी बताया भी गया है, और इसे 1 नवंबर 2025 को हमने पूरे प्रदेश में लागू किया है। आज कुछ और सुधारों के साथ इसके दूसरे चरण का आज हमने शुरुआत की गई है। इसमें अब रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को भी शामिल किया गया है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उनकी समस्या वो जो डिजिटल के माध्यम से, जो डिजिटल में क्रांति आई है, उसके माध्यम से उसका सरलीकरण किया गया है। उन्हें नागरिक सेवाओं का लाभ अब डिजिटल माध्यम से ही घर बैठे मिल रहा है। अब तक जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद मालिकाना हक दर्ज कराने के लिए अलग से इंतकाल की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। इसमें समय भी लगता था और लोगों को कई बार कार्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। लेकिन नई प्रणाली में रजिस्ट्री पूरी होते ही इंतकाल की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी, जिससे पूरी व्यवस्था तेज, सरल और कागज रहित बन जाएगी। आज ऑटो इंतकाल प्रणाली की भी शुरुआत जो की गई है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों और भूस्वामियों को एक बड़ी राहत इससे मिलेगी। हमारी सरकार का जो मैंडेट है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी तरीके से सुविधा मिले, वो जंजाल में ना फंसे, उनको सरलता से उनका काम हो, उसको लेकर के आज ऑटो इंतकाल प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में लोगों को इंतकाल दर्ज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घूमते रहते थे, साल साल लग जाता था, 2-2 साल लगते थे। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में हरियाणा सरकार की ये पहल राजस्व प्रशासन में बड़ा बदलाव मानी जा रही है। रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रियाओं को एकीकृत कर सरकार ने आम लोगों के लिए जमीन संबंधी कामकाज को पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने का दावा किया है।
और हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।